हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिस्ट्री इनसाइट हब। आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2024 का यूजीसी नेट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। और बाकी जो चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए आप। तो हम चलिए पेपर शुरू करते हैं। पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड विद द नासत्याज ऑफ ऋग्वेदा। मतलब कि ऋग्वैदिक काल के जो नासत्याज थे वो कौन थे, उनकी पहचान किसके साथ की जाती है? तो उनकी पहचान की जाती है दोस्तों अश्विन नामक देवताओं से। और ये किससे संबंधित है? ये दुआई से संबंधित हैं। दुआई बनाते थे, मतलब इनको वैद्य कह सकते हो आप एक प्रकार से। तो इसका आंसर आ जाएगा अश्विन कुमार। और नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड द entrusting of two sums of money to two श्रेणाइस of weavers of the town of Govardhana for providing the costs of clothing etc for a set of 20 monks। हिंदी में भी और पढ़ लो आप कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में 20 साधुओं के समूह के लिए वस्त्र आदि की लागत प्रदान करने के लिए गोवर्धन कस्बे में बुनकरों की दो श्रेणियों को धन की दो राशियां सौंपे जाने का उल्लेख है? तो दोस्तों ये उल्लेख किसमें है? यह नासिक गुहा लेख में ऊषव दत्त। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स नॉट टिपिकली फाउंड इन कॉपर हार्ड्स। तो मतलब कि ताम्र जो ढेर हैं उनमें इनमें से कौन सा मतलब वस्तु नहीं पाया जाता? तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा हैंड एक्सेस। हैंड एक्सेस कौन सा टूल है? ये है पैलियोलिथिक टूल, पाषाण काल से संबंधित है। तो जो कॉपर हुआर्ड्स मतलब ताम्र ढेर हैं जो उनमें ये तीनों पाए जाते हैं, ये नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कैरीज द सिग्नेचर ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, वो कौन सी इंस्क्रिप्शन में है? तो यह है बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन में, बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन में, बांसखेड़ा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेगालिथिक पिट ब्यूरियल मार्क्ड बाय अ सिंगल लार्ज स्टैंडिंग स्टोन स्लैब। मतलब कि सिंगल लार्ज स्टैंडिंग स्टोन स्लैब कैसे होगी? ऐसी, इसको कहते हैं। तो इसको कहते हैं मैनहिर, मैनहिर। और किस कल्चर से संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है मेगालिथिक, मेगालिथिक कल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप हिंदी में भी देख सकते हो। एकल विशाल खड़ी प्रस्तर पट्टिका वाले महापाषाण खड्ग कब्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेनहिर। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज फेम्ड इन संगम टेक्स्ट फॉर जेम एंड ज्वेलरी वर्क। तो मतलब कि हीरे और जवाहरात के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध था? तो ये था दोस्तों कोडुमनल। कोडुमनल जवाहरात और आभूषण कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट। Which of the following merchandise was not imported to India from Western world? मतलब कि पूर्व के देशों से, पाश्चात्य जगत से, पूर्व पश्चिम सॉरी पश्चिम के देशों से कौन सी व्यापारिक वस्तु है वो भारत से आयात नहीं की जाती थी, मतलब भारत आयात नहीं करता था? तो ये था दोस्तों कास्ट, टिम्बर, मतलब लकड़ी होती थी जो इमारती लकड़ी, वो इंडिया में ही पहले ही बहुत मात्रा में होते थे, तो इसलिए इस चीज का आयात नहीं किया जाता था। बाकी जो कांच के बर्तन हैं, मोती हैं और भूमध्य सागरीय शराब है, ये वहां से आयात की जाती थी। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंद्रा एंड हिज एंट्रेज फ्लाइंग टू ग्रीट द बुद्धा इन तुषिता हेवन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अजंता केव्स। तो ये जो दृश्य है दोस्तों, ये कौन से केव में है? ये पाया जाता है केव नंबर 17। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड।
हिंदी में भी देख सकते हो आप, क्या है ये, मतलब अजंता गुफा में तुषिता स्वर्ग में भगवान बुद्ध को बधाई देते इंद्र और उनकी मंडली का उड़ते हुए निरूपण किया गया है। ये किया गया है गुफा नंबर 17 में। नेक्स्ट, which of the following king is not mentioned among the kings of Aryavarta in line 21 of the इलाहाबाद प्रशस्ति? तो ये इलाहाबाद प्रशस्ति है दोस्तों, जो ये किससे संबंधित है, ये है समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन। और इसमें आर्यवर्त के किंग जो मेंशन किए गए हैं उनमें मेघवर्णा का नाम नहीं है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, मतलब इलाहाबाद प्रशस्ति है, ये किसने लिखी थी, रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। ओके, तो इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ग्रांटेड 5 विलेजेस, मतलब कि 5 गांव किसने दान में दिए थे बालपुत्र देव के कहने पर नालंदा विश्वविद्यालय को? तो दोस्तों ये दिए थे धर्मपाल ने। धर्मपाल ने दिए थे या फिर देवपाल ने दिए थे? तो ये इसका आंसर आएगा दोस्तों देवपाल, नॉट धर्मपाल। ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप अच्छे से याद कीजिए। तो इसका आंसर है देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलिब्रेटेड स्कॉलर यामिन अल दिन अबुल हसन इज बेटर नोन एज। तो इतना बड़ा नाम है दोस्तों इनका, लेकिन आप जानते हो ये कौन है? ये है अमीर खुसरो का नाम कंप्लीट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। यामिन अल दिन अबुल हसन, यामिन अल दिन अबुल हसन, मतलब अमीर खुसरो। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सोर्स फॉर द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध इन अर्ली 18th सेंचुरी। तो दोस्तों ये जो प्रिंसिपल सोर्स पूछ रखा है इन्होंने, मतलब 8वीं शताब्दी में सिंध पर अरब आक्रमण का मुख्य स्रोत, तो दोस्तों ये है चिचनामा। चिचनामा है, और ये पहले किस में था, यह था अरबी में, अरबी भाषा में। अरबी से फिर ये फारसी में इसका अनुवाद किया गया, पर्शियन लैंग्वेज। मतलब किसने किया था, ये किया था अबू बकर काफी, कूफी कहते हैं जिसको, कूफी। अबू बकर कूफी ने इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था अरबी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर डिस्क्राइब्ड कृष्णा देवराय एज ऑफ मीडियम हाइट, मतलब कि कौन से विदेशी मतलब यात्री ने कृष्ण देवराय को मध्यम हाइट और थोड़ा पतला, और उनके साइन किसके दिखाए गए हैं, स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक के साइन के साथ दिखाया है। हिंदी में देख लो, मतलब उनका विवरण दिया है, वह मध्यम ऊंचाई, गोर वर्ण, सुडोल शरीर, बल्कि इससे थोड़े मोटे थे, उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे। तो ये किसने कहा है, डोमिंगो पाइस ने। डोमिंगो पाइस ने ये विवरण दिया है किसके बारे में, कृष्णा देवराय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following 16th century chronicle described the sway of the last Sayyid ruler? अला अल दीन आलम शाह है, किसने ये कहा है कि अला अल दीन आलम शाह का जो मतलब टेरिटरी है मतलब जो राज्य है वो है दिल्ली से पालम तक का। तो ये किसने कहा है, अहमद यादगार ने। अहमद यादगार, दिल्ली टू पालम। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज डंडल, जो दंदल है वो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट था? तो ये है दोस्तों हैरो टाइप, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट मतलब इंस्ट्रूमेंट, कृषि से संबंधित एक यंत्र है दोस्तों हैरो।
जो मृदा को नरम करने के लिए या तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इस टाइप का होता है ये, आपने देखा भी होगा, हैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरात ए अहमदी ग्रंथ के अनुसार हुंडी के लिए, हुंडी क्या होता था? हुंडी होते थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसके लिए फारसी शब्द क्या है? वो है सुफ्ता। सुफ्ता मिरात ए अहमदी में दिया गया है हुंडी के लिए सुफ्ता शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट वजीर अंडर अकबर? तो अकबर के अंडर में पहला वजीर कौन था? तो वो था मुजफ्फर खान। नेक्स्ट, खुद कास्ट पीजेंट्स, खुद कास्ट पीजेंट्स इन राजस्थान वर नोन एज। तो जो खुद कास्ट होते थे, इनको राजस्थान में क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था गेवती। गेवती, गवेती या फिर गेवती। खुद कास्ट कौन होते हैं? जिनकी खुद की जमीन होती है। और पाही कास्ट जो दूसरों की जमीन पर जाकर खेती करते हैं। ठीक है, एक खुद कास्ट होते हैं, एक पाही कास्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, Who among the following is not associated with वर्कारी मूवमेंट इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र? मतलब वर्कारी आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो ये तीनों दिए गए हैं, एक नाथ, नामदेव, ज्ञानदेव, ये तीनों संबंधित हैं। लेकिन जो विघ्नेश्वरा है, विघ्नेश्वरा, ये वर्कारी मूवमेंट से संबंधित नहीं है। और वर्कारी मूवमेंट क्या था? ये था विठल, विठल देव नामक देवता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट चैतन्य चरितामृता, बायोग्राफी ऑफ वैष्णव संत चैतन्य देव? तो चैतन्य चरित अमृत किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है दोस्तों कृष्णदास कविराज। कृष्णदास कविराज, आंसर नंबर फर्स्ट, ये आ जाएगा इसका फर्स्ट, चैतन्य चरितमृत। विच मुगल आर्टिस्ट फाउंडेड द किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग? तो जो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है दोस्तों, ये किसके द्वारा बनाया गया है? मतलब फाउंडर कौन है इसके? इसके फाउंडर थे दोस्तों भवानी दास। और इनको डेवलप किसने किया है? निहाल चंद ने, लास्ट में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, भवानी दास। नेक्स्ट, कुब्रिया सिलसिला वाज एक्टिव इन द रीजन ऑफ, जो कुब्राविया सिलसिला है, ये किससे संबंधित है? सूफी सिलसिला है दोस्तों, और ये किससे संबंधित है? ये है जम्मू कश्मीर से। यहाँ पे कुब्रिया सिलसिला, कश्मीर, सेकंड इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1861 Robert Knight merged the three newspapers to form Times of India in Bombay। तो रॉबर्ट नाइट ने तीन अखबारों को मिलाकर टाइम्स ऑफ इंडिया बनाया था। तो ये कौन कौन से थे? ये थे दोस्तों बॉम्बे टाइम्स, बॉम्बे स्टैंडर्ड और बॉम्बे टेलीग्राफ। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता वेयर द सिविल सर्वेंट्स ऑफ कंपनी वर रिसीव ट्रेनिंग इन द लिटरेचर, science and language of India did not find the favor of the court of directors and was merely continued as language school for Bengal civil servants. In which of the following year it was closed? तो दोस्तों it was closed in the year 1854। और ये ओपन कौन से साल में हुआ था? ओपन हुआ था 1800 में। किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 1854 आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों, the policy of Pax Britannica persuaded by British during the first half of 19th century did not lead to the following events। तो समझे पहले पैक्स ब्रिटेनिका क्या था? एक पॉलिसी थी
जिसका मतलब था जो इंटरनल डिस्टरबेंसेज हैं, इंटरनल डिस्टरबेंसेज हैं मतलब जो भी विद्रोह वगैरह होने लग रही हैं अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इंडिया में, उनको काम डाउन करना, लो डाउन करना, खत्म करना। तो इसके अंदर कौन कौन से एक्ट मतलब इवेंट्स हुए थे, इसमें हुआ था डिसबैंडिंग ऑफ पिंडारीज। पिंडारी एक प्रकार से लुटेरे होते थे, तो सबसे पहले उनको बंद कर दिया, मतलब उनका विनाश कर दिया, उनको खत्म कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद सप्रेशन ऑफ ठग्स, जो ठग थे उनका भी मतलब ठगी का दमन कर दिया गया था इसमें, ठगी सिस्टम था जो। और डिसबैंडिंग ऑफ इरेगुलर सोल्जर्स, अनियमित जो सैनिक थे उनको भी बंद कर दिया गया था। लेकिन बैनिंग ऑफ मनी लैंडर्स इन रूरल एरिया, ये दोस्तों नहीं किया गया था इसके तहत। तो ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों पर प्रतिबंध, ये आंसर हो जाएगा इसका, फोर्थ। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कमेंटेड इन एट द बिगिनिंग ऑफ 19th century ए हिंदू वुमन कैन गो एनीवेयर अलोन, मतलब कि एक हिंदू नारी कहीं पर भी जा सकती है, इवन इन द मोस्ट क्राउडेड प्लेस, मतलब कि पूरे भीड़ भाड़ के स्थानों पे भी। एंड शी नीड नेवर फियर द इम्पर्टिनेंट लुक्स एंड जोक्स ऑफ आइडल लॉन्गर्स, मतलब कि उसको जो भी बाहर के लोग हैं उनके भी किसी भी मतलब मजाक से डरने की जरूरत नहीं है। ए हाउस इनहेबिटेड सोनली बाय वुमेन, मतलब कि एक घर है जो जिसमें केवल एक औरत रहती है, इज ए सेंचुरी, सेंचुरी मतलब पवित्र स्थान, एक मंदिर की तरह है, विच द मोस्ट शेमलेस लिबर्टाइन वुड नॉट ड्रीम ऑफ विजिटिंग, मतलब कि जिसके अंदर जाने के लिए एक बेशरम आदमी की भी हिम्मत नहीं हो सकती। तो मतलब बहुत बड़ा चढ़ा कर कही गई है दोस्तों ये बात, और किसने कही गई है, अबे जे डुबोइस। और ये कौन था, ये थे एक फ्रेंच मिशनरी, फ्रेंच मिशनरी। मतलब इसमें इसने बेसिकली बताया है कि जो इंडिया है वो औरतों के लिए कितना सेफ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू आर्मी reorganization how much increase in defense expenditure accounted for of the total central and provincial government revenue in India। तो ये था दोस्तों 25 से 30%, मतलब कि सेना पुनर्गठन के कारण भारत में कुल केंद्रीय और प्रांतीय सरकार राजस्व में रक्षा व्यय में कितनी बढ़ोतरी अभिलिखित हुई थी, ये हुई थी 25 से 30। नेक्स्ट, who among the following commented when India was beginning to lay out railways in 1853 as truly the forerunner of modern industry, मतलब किसने टिप्पणी की थी जब भारत में 1853 में रेलवे लाइन बिछ रही थी कि यह आधुनिक उद्योग का वास्तविक अग्रधावक है। तो ये टिप्पणी की थी दोस्तों कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पेंटेड अ स्टोर इन वाटर कलर ऑफ लेडी इम्पे, मतलब कि निम्नलिखित में से किसने लेडी इम्पे के लिए जल रंग में सारंग चित्रित किया था, ये किया था दोस्तों शेख जैल अल-दीन, शेख जैन अल-दीन ने। नेक्स्ट, the rise of modern industry led to the rise of Parsi and Marwari families in India during British rule. Which of the following Marwari family collaborated with British firm Rallis? Okay, तो मतलब कि कौन सी मारवाड़ी परिवार ने ब्रिटिश फर्म रैलिस के साथ गठजोड़ किया था, तो ये किया था गोयनका फैमिली ने, गोयनका फैमिली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following report points out the indebtedness leads ultimately to transfer of land from agricultural class to the non-agricultural moneylenders, leading to the creation of landless proletariat with a reduced economic status? The result is said to be loss of agricultural efficiency as the moneylenders sublet at a rate which leaves the cultivators with reduced incentive to raise a good crop। मतलब कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने इंगित किया कि कर्जग्रस्तता के कारण अंततः कृषि वर्ग से भूमि का हस्तांतरण
गैर कृषिगत साहूकारों की ओर होता है, जिसके कारण कम आर्थिक परिस्थिति के साथ भूमिहीन सर्वहारा वर्ग का निर्माण होता है। इसके परिणाम स्वरूप कृषिगत दक्षता में कमी आती है, क्योंकि साहूकार ऐसी दर पर भूमि को आगे जोतदारों को किराए पर प्रदान करते हैं कि जोतदारों के पास अच्छी फसल उगाने के लिए कम प्रोत्साहन होता है। मतलब कि इसने कहा है कि जो किसान होते हैं, फार्मर्स फार्मर्स लेते हैं कर्ज, ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट पर लेते हैं, और मतलब लोन लेते हैं। वो किन से लेते हैं मनी लेंडर से। और एक टाइम के बाद वो उस लोन को नहीं चुका पाते, तो इनके पास जो लैंड होती है, एग्रीकल्चरल लैंड, एएल, वो कौन ले लेते हैं? वो लेते हैं मनी लेंडर्स, साहूकार कहते हैं जिनको। तो ये लैंड किसके पास गई? साहूकारों के पास, एग्रीकल्चरल लैंड। अब ये तो इन पे कृषि करने से रहे, तो एक इनको देते हैं, ये दे देते हैं जोतदारों को, जोतदार, और कीमत पर देते हैं, अच्छी कीमत पर। तो ज़्यादा कीमत पर देने के कारण जो जोतदार हैं, ये भी एग्रीकल्चर लैंड है जो, उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते, बस खेती करते हैं। ये कहा गया बस इस रिपोर्ट में। और एक कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है सेंट्रल बैंकिंग कमेटी, केंद्रीय बैंकिंग समिति 1931 की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द राइटर ऑफ फेमस लिटरेरी एपिक मेघनाबध काव्य? This epic retold the story of Ramayana in a way that turned Rama and Lakshmana, the traditional heroes, into weak, need, passive, aggressive feminine villains, and the demons Ravana and his son Meghnad into majestic, masculine, modern heroes. तो इसमें पूछ कर रखा है कि प्रख्यात साहित्यिक महाकाव्य मेघनाबाद काव्य 1861 का लेखक कौन था? इस महाकाव्य में रामायण की कहानी इस रीति में बताई गई है कि परंपरागत नायक राम लक्ष्मण कमजोर, निष्क्रिय, आक्रामक नारी रूप में सामने आते हैं, जबकि खलनायक और दस्यु रावण, उसका पुत्र मेघनाद विराट पौरुषता आधुनिक नायकों के रूप में सामने आते हैं। तो ये दोस्तों किसकी काव्य है? माइकल मधुसूदन दत्त का। कब लिखा गया था? 1861 में। मतलब कि अपोजिट दिखा रखे हैं इसमें, जो गुण दिखा रखे हैं, राम के गुण रावण वाले दिखा रखे हैं, और रावण के राम वाले, ये क्या रखा है इसमें। नेक्स्ट, द फिल्म भक्त विदुर आफ्टर ए लोड सेंसरिंग एंड बैन वाज रिलीज्ड अंडर न्यू टाइटल ऑफ। तो जो भक्त विदुर है, इस पर सबसे पहले सेंसर बोर्ड ने लगा दिया था बैन, और ये बाद में रिलीज हुई थी किस मूवी के नाम से? धर्म विजय के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, who wrote a thesis titled The Problem of Rupee for the University of London? तो दोस्तों ये जो थीसिस है, ये किसका है? यह थीसिस है जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। और कब लिखा गया था ये? 1923 में, 1923। नेक्स्ट, who delivered the presidential address at cow protection conference in December 1924? किसने गाय संरक्षण सम्मेलन दिसंबर 1924 में अध्यक्षीय भाषण दिया था? ये भाषण दिया था महात्मा गांधी जी ने। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी पुस्तक काली माता ने महान कलाकार अभिनेंद्र नाथ टैगोर को भारत माता का की चित्र बनाने की दिशा में प्रभावित किया? तो दोस्तों जो बुक है ये काली माता, द गॉडेस काली, किसकी बुक है? ये है भगिनी निवेदिता की। और जो भगिनी निवेदिता है, ये किससे संबंधित है? ये है स्वामी विवेकानंद से, उनकी ये डिसिपल हुई है, मतलब अनुयायी। और इनका जो नाम था
असली नाम था वो था मार्गेट नोबल। और कहाँ से थी ये थी आयरलैंड से। आयरलैंड, आयरिश लेडी थी दोस्तों ये, जो स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुई थी और उनकी अनुयायी बनकर भारत में आई थी और भारत में इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट, द टर्म पॉजिटिविज्म मतलब कि प्रत्यक्षवाद इज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम द पॉजिटिविस्ट फिलोसफी एनंसिएटेड बाय, मतलब फाउंडर कौन है पॉजिटिविस्ट फिलोसफी के? तो ये हैं अगस्त कोम्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हिस्टोरिसिज्म developed as a doctrine in 19th century which holds that history is the key of to all knowledge, मतलब हिस्टोरिसिज्म किस देश में बर्थ हुआ है इस कंसेप्ट का, जो ये मानता है कि हिस्ट्री ही सारी नॉलेज का बेस है? ये हुआ है जर्मनी में। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, who stated the great man of the age is the who can put into word the will of his age, tell his age what its will be and accomplish it, मतलब कि किसने कहा है अपने समय का महान व्यक्ति वह है जो अपने युग की इच्छा को शब्दों में ढाल सके, अपने युग को बता सके कि इसकी इच्छा क्या है और पूर्ण कर सके। जो वह करता है वह उसके युग का हृदय और सार है, वह अपने युग को साकार करता है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है दोस्तों हीगल ने, फ्रेडरिक हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट करेक्ट अबाउट रांके, रांके के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रांके ने थ्रियाडिडिस, लूथर फिक्टे, नेबुहर को अपने 4 अभी स्वीकृत गुरुओं के रूप में स्वीकृत किया है। ये बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों इन्होंने। वह कला के रूप में इतिहास के रोमांटिक स्वरूप में पक्के आस्था रखते थे। जो दोस्तों ये रोमांटिसिज्म है, रांके इसको क्रिटिसाइज करते थे, इसके बिलीवर नहीं थे। वो मानते थे कि साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए हिस्ट्री में, साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो रोमांटिसिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो ये स्टेटमेंट होगी गलत, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। बाकी भी देखिए, ही वाज आल्सो क्रिटिकल ऑफ rhetorical approach to history adopted by Renaissance historians, ये सही है दोस्तों। और हिस्ट्री फॉर रैंक इज कंसर्न्ड विद नेशन स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये गलत है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इराज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये बहुत मतलब 5 इराज दे रखे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए दोस्तों, जो चालुक्य विक्रम एरा है ये 1076 एडी में है, 1076 एडी। गुप्ता पीरियड है, ये है दोस्तों 319 और 20 एडी का। कलचूरी चेदी एरा है, ये है 248 एडी। कोल्लम एरा है, ये है शायद दोस्तों 925 एडी के आसपास। और जो विक्रम एरा है ये है 57-58 बीसी, 57 से 58 बीसी के आसपास। तो विक्रम एरा है ये आएगा सबसे पहले क्योंकि बीसी में है। ओके गाइज, तो ई आ गया सबसे पहले। तो ये तो इन्होंने 4 ऑप्शन में दे रखा है। ई के बाद क्या आएगा? ई के बाद है दोस्तों ये कलचूरी चेदी एरा। तो ई के बाद आएगा सी, ई के बाद सी, ये आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड।
ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Arrange the following samskars in the prescribed chronological order of their performance. मतलब कि निम्नलिखित संस्कारों को उन्हें निष्पादित किए जाने वाले विहित किए गए सही कालक्रम में व्यवस्थित करें. तो दोस्तों सबसे पहले आएगा गर्भधान, आता है पहले नंबर पे. इसके बाद आता है सीमंतोनयन, दूसरे नंबर पे. फिर आता है दोस्तों निष्क्रमण, तीसरे नंबर पे. जो ये तीनों संस्कार हैं ये जन्म से पूर्व के संस्कार हैं और बाकी के जो रह गए 16 संस्कारों में वो जन्म के बाद के हैं. तो ये भी आप याद रखिए कि जन्म से पहले के 3 संस्कार होते हैं. तो अब इनका ऑर्डर देख लेते हैं हम दोस्तों. पहले आएगा ई, ए डी, ई ए डी और बी सी. और जैसे इसके बाद आता है चौथे नंबर पे अन्नप्राशना और पांचवें नंबर पे चूड़ाक्रम. तो ई ए डी बी सी, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट. अरेंज द फॉलोइंग बैक्ट्रियन ग्रीक रूलर्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू देयर असेसन. तो ये भी बिल्कुल इजी है दोस्तों. जो सबसे पहले बैक्ट्रियन ग्रीक रूलर हुआ है वो है डियोडोटस. तो ये आएगा फर्स्ट नंबर पे. डियोडोटस के बाद सेकंड नंबर पे आता है यूथडेमस. उसके बाद कौन है? उसके बाद आता है डेमेट्रियस थर्ड पे. और फोर्थ पे आता है दोस्तों कौन? मेनांडर. और लास्ट कौन था? लास्ट था हर्मियस. तो जहां पर लास्ट में ए भी दे रखा है, ए बी, ये ए बी दे रखा है लास्ट में, मतलब मेनांडर, मेनांडर के बाद हर्मियस. तो इसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी ए बी है, इसका आ जाएगा फोर्थ, ई सी डी ए बी. ओके. पहले डियोडोटस, डियोडोटस, उसके बाद आ गया यूथेडेमस, इसके बाद डेमेट्रियस, उसके बाद मेनांडर और उसके बाद हर्मियस. ये हो गया आंसर. नेक्स्ट. अरेंज द फॉलोइंग पाला रूलर्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर असेशन. पाल शासकों को उनके राज्यारोहण के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है. इजी है दोस्तों. जो पाल वंश है इसके फाउंडर कौन थे? गोपाल. तो ऐसे याद कर सकते हो आप, गौड़, देव, सॉरी. आप भी ब्रेक ले सकते हो दोस्तों, पानी पूनी पी लियो, चाय पी सकते. सॉरी. तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ऐसे हो जाएगा, मतलब ट्रिक है दोस्तों ये, गौड़, देव, महिराम. गौड़, देव, माहीराम, गौड़, देव, माहीराम. तो सबसे पहले आएगा गोपाल, गोपाल इसमें नहीं है, तो डी, डी से आएगा धर्मपाल. धर्मपाल के बाद आएगा देवपाल.
और देवपाल के बाद आएगा महिपाल, तो EDC। और जो मदन पाल है ये सबसे लास्ट में है। सॉरी। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। सुल्तान ऑफ दिल्ली दे रखे हैं, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो फर्स्ट तो है बिल्कुल सिंपल सा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन था? इसके बाद था रुकनुद्दीन। और रुकनुद्दीन बहुत कम टाइम के लिए बने थे। इसके बाद आ गए थे रजिया, और रजिया के बाद नसीरुद्दीन अहमद, ये, और बाद में बलबन, बी। तो बी हो गया लास्ट में, सी हो गया फर्स्ट, और बी हो गया लास्ट। तो इसका आ गया ये सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लेटर मुगल रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो लेटर मुगल रूलर्स हैं उनको ऐसे याद कर सकते हो आप। बजा, FRRM, अहम, अलमारी। तो बहादुर शाह, जहांदर शाह, फरुखशियार, राफिदुल्ला, राफिदुद्दुजारत, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, और आलमगीर टू। बिल्कुल इजी है दोस्तों ये। बजा, FRRM, अहम, अलमारी, अलमारी ALM। तो बस हो गया। सबसे पहले कौन सा है? इसमें बहादुर शाह नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो जे, जहांदर शाह, बी। बी के बाद एफ, फरुखशियार, बीई देखिए यहाँ पे केवल इस ऑप्शन में है, तो होगा आंसर करेक्ट, थर्ड। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सिख गुरुज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी बिल्कुल आसान है दोस्तों। जो पहले सिख गुरु हुए हैं वो है नानक। नानक के बाद आई है अंगद, गुरु अंगद। गुरु अंगद के बाद कौन आई है? अमरदास। देखो अब हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले गुरु अंगद देव, सही है। इसके बाद आएगा गुरु अमरदास। ओके दोस्तों, और अमरदास के बाद कौन है? गुरु रामदेव। तो डी, बी, डी, बी, ई, DBE AC, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले गुरु अंगद देव, उसके बाद गुरु अमरदास, उसके बाद गुरु रामदेव, उसके बाद गुरु अर्जुन देव, और उसके बाद गुरु हर राय। ये हो गया करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द नवाब ऑफ टोंक मोहम्मद अली खान हैड टू रिजाइन इन फेवर ऑफ हिज सन। हिंदी में देख लो। टोंक के नवाब मोहम्मद अली खान को अपने पुत्र के पक्ष में त्याग पत्र देना पड़ा। कब देना पड़ा था ये दिया था दोस्तों इसने 1867 में। बड़ौदा के गायकवाड़ पर ब्रिटिश रेजिडेंट को जहर देने का प्रयास करने का अभियोग लगा। ये कब लगा था? ये लगा था 1875 में। कश्मीर के महाराजा पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट थोपा गया। तो ये दोस्तों 1882 के आसपास थोपा गया था ब्रिटिश रेजिडेंट को, मतलब कि उसको वहीं पर रहना था।
नेक्स्ट, कश्मीर के महाराजा को रिजेंसी परिषद के पक्ष में त्याग पत्र देना पड़ा। ये दिया था दोस्तों इसने कब, 1885 में। और भारत सरकार ने मणिपुर के अस्थिर मामलों में हस्तक्षेप किया। ये किया था दोस्तों 1893 में। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे ही रखा है पहले से ही। जैसे पहला हो गया 1867, 75, उसके बाद 82, फिर 85, फिर 93। तो इसका आ जाएगा ABCDE। बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजी से दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप अच्छे से जो फैक्चुअल डाटा है वो याद करके जाएंगे हिस्ट्री का। और हो सके तो जो नोट्स बना लीजिए इनके, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन पेपर के जो PYQ में अपने। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो अराइवल ऑफ फ्रेंच फ्लीट एट सूरत, ये 1658 के आसपास आई थी दोस्तों। आप चेक भी कर लीजिएगा एक बार। और ये देखिए, कैप्चर ऑफ आइलैंड ऑफ गोवा बाय पोर्टुगीज, मतलब पुर्तगालियों द्वारा गोवा नामक द्वीप पर अधिकार कब किया था, 1510 में, बीजापुर के शासक से। और फाउंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हुई थी दोस्तों 1600 AD में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अपॉइंटमेंट ऑफ थॉमस रॉय एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन टू द मुगल कोर्ट, तो ये आए थे दोस्तों 1615 के आसपास। थॉमस रॉय जहांगीर के टाइम में आए थे 1615 के आसपास। और एक्सपल्जन ऑफ पोर्टुगीज फ्रॉम हुगली, तो ये हुआ था 1632 में। तो बस अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना हमें। तो सबसे पहले क्या हुआ है, पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार, तो सबसे पहले आएगा थर्ड। इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना हुई थी, फाउंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 3 4, मतलब CD तो बस एक ही उसमें दे रखा है, इसका आ गया ये CDEBA इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, दोस्तों ये भी हमें काल क्रम में लगाना है। जैसे कि देशद्रोही भाषाई प्रेस को नियंत्रित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब किया गया था, ये 1878 में। सहमति की आयु एक्ट, ये किया था दोस्तों 1891 में, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। भारतीय परिषद एक्ट, ये 1892 में हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट। मार्ले मिंटो सुधार, ये कब हुआ था, ये 1909 में। और बंगाल का विभाजन रद्द पूछ रखा है दोस्तों इन्होंने, रद्द हुआ था 1911 में। और हुआ कब था, 1905 में। तो बस इजी है, लगा दो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इसमें 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ए। उसके बाद आ गया सहमति का आयु एक्ट 1891 में, बी। तो ए भी, इसके बाद CDE। तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इंडियन यूनिवर्सिटी है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रखे हैं इन्होंने। जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है ये बनी थी 1857 में, किसके बेसिस पे, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, वुड्स डिस्पैच 1854, उसके बेस पे बनाई गई थी बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास यूनिवर्सिटी। कब, 1857 में, तीनों की तीनों। पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई गई थी दोस्तों 1882 में, आई थिंक। पटना 1917 में।
दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में। और अब ऐसे देख सकते हो आप इसको कि जो सबसे लेटेस्ट है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें 1922। दिल्ली यूनिवर्सिटी दे रखा है यहाँ पे ई 1900। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी बनाई थी सबसे पहले। ओके गाइज, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, हाँ ये रहेगी, 1867 में बनी थी आई थिंक। तो इसका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा ABCDE। एक बार बाकी आप चेक भी कर सकते हो इसको। मेरे ख्याल से इसका आंसर यही है, ABCDE फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कालक्रम पूछ रखा है दोस्तों। मुस्लिम लीग बिगिंस द डायरेक्ट एक्शन डे, तो ये इन्होंने कब शुरू किया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1940 को। इंटरिम गवर्नमेंट टेक्स ऑफिस, आंतरिक सरकार ऑफिस कब लेती है? ये लेती है सितंबर में, 2 सितंबर 1940 को। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास्ड बाय हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब कि हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो कब, मतलब बिल है वो पारित किया जाता है कब? 15 जुलाई 1947 को। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कब पारित करता है? 16 जुलाई को। और रॉयल असेंट कब मिलती है? ये मिलती है 17 जुलाई को। 17 या 18 जुलाई को दोस्तों। और 17 जुलाई को करता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सॉरी यहाँ पे 16 लिख दिया मैंने, लेकिन 17 जुलाई आएगा यहाँ पे। 15 जुलाई, फिर 17 जुलाई, और फिर 18 जुलाई। तो ये ऑर्डर भी इन्होंने बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों यहाँ पे। तो इसका आंसर आ जाएगा ABCDE, ये आएगा, ना कि ये। इसका आंसर है ये ABCDE। ठीक है दोस्तों, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दोबारा फिर पूछ लिया दोस्तों इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो क्या है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया का प्रकाशन किया, कब किया था? 1914 में। काबुल में भारत की प्रांतीय सरकार स्थापित कब हुई थी? 1915 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। सर JC बोस मतलब जगदीश चंद्र बसु द्वारा बोस संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 1917 में। और अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन ये हुआ था दोस्तों 1920 में। तो दोस्तों ये जो इन्होंने दे रखा है क्रम, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। इसका आंसर भी आएगा ABCDE। सारे ऑप्शन जो कल क्रम के दे रखे हैं मोस्टली में ABCD आ रहा है। अगर आपको कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा हो किसी क्वेश्चन का, मतलब जो क्रोनोलॉजिकल पूछ रखा हो, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है उस चीज की तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरियंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ बर्थ। ओ, मतलब हिस्टोरियन के बर्थ भी अपन याद रखे जाने पड़ेंगे हिस्ट्री का पेपर में। मुझे तो बस एक का याद है इसमें अच्छे से, जादू नाथ सरकार 1870। और ये ही सबसे पुराने थे इनमें, तो इसलिए इनका हो गया ABCD। ऐसे तो पता नहीं कितने हिस्टोरियन का पूछ सकते हैं दोस्तों, आपकी मर्जी है याद करो ना करो, लेकिन वैसे इसका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग चैप्टर्स इन द बुक व्हाट इज हिस्ट्री। बहुत प्रसिद्ध बुक है दोस्तों व्हाट इज हिस्ट्री EH कार की। तो इसके जो चैप्टर पूछ रखे हैं इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं वो।
तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों ने। सबसे पहला चैप्टर का नाम है हिस्टोरियंस एंड हिज फैक्ट्स, फिर सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, फिर सोसाइटी हिस्ट्री साइंस एंड मोरालिटी, इसके बाद ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री एज प्रोग्रेस। तो इसका है ABCDE। आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन, हड़प्पा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन स्थलों पर बेलनाकार प्रस्तर ड्रिल प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई हैं दोस्तों चन्होदुड़ो से भी, हड़प्पा से भी, धोलावीरा से भी, मोहनजोदड़ो से भी। कालीबंगा से दोस्तों ये प्राप्त नहीं होती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ABCD। ABCD इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर टीचर्स ऑफ आजीविका सेक्ट? आजीविक जो सेक्ट था, संघ था, उसमें टीचर्स पूछ रखे हैं कौन कौन से थे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि आप ऐसे एलिमिनेशन कर सकते हो कि बी तो हो नहीं सकता, मल्लीनाथ और नेमिनाथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दोनों किससे संबंधित हैं? ये जैन तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों, जैन तीर्थंकर। तो आप अगर बी और डी को काट दोगे, जैसे बी और डी निकाल दिया आपने, बी भी कट कर दो, तो ऑप्शन क्या बचता है? ACE। तो AC इज करेक्ट आंसर। कौन कौन से थे? ये थे दोस्तों पूरन कश्यप, पाकुधा कात्यायन और गौशाला मस्करी पुत्रा। फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे ये गौशाला मस्करी पुत्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following statement are correct for महायान और ग्रेट विकल्प? मतलब कि महायान जो संघ है और विशाल चक्र है, इसके बारे में कौन सा सत्य है कथन? महान चक्र के ब्रह्मांड में असंख्य बोधिसत्व है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। अवलोकितेश्वरा दिव्या बुद्ध है, यह स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि अवलोकितेश्वरा क्या है? बोधिसत्व है वो, बोध नहीं है, महात्मा बुद्ध नहीं है, मतलब वो बोधिसत्व है। तो इसलिए ये बी हो जाएगी स्टेटमेंट गलत। और अगर बी स्टेटमेंट गलत हो गई दोस्तों, तो ये भी एलिमिनेशन, ये भी, इनमें से देखना है। अभी हमने देख लिया कि ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा ताकि टाइम आपके पास बचे, ज्यादा यूज ना हो उसका, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा टाइम प्रेशर होता है दोस्तों एग्जाम में। इसे जल्दी से जल्दी एलिमिनेशन करके हमें ऑप्शन टिक करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements are true for the संगमेश? ओके, संगमेश के बारे में क्वेश्चन है ये कि व्यापारिक गतिविधि से कुछ शहरी बसावटों का उदय हुआ। बिल्कुल हुआ, जैसे अरिकमेडु, पुहार, ये सभी शहरी तो थे जो व्यापारिक गतिविधियों के कारण बने। बिल्कुल सही है। तमिल ब्राह्मी अभिलेख तमिलकम में ग्रामीण जीवन पर रोशनी डालते हैं, संक्षिप्त रोशनी डालते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। शासक अपने निर्वाह के लिए भेंट और लूट पर निर्भर करते थे, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों संगम युग के बारे में। शासकों को कृषि मैदानों पर पूर्ण नियंत्रण था। पूर्ण मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी दोस्तों ये, पूर्ण नहीं था, आंशिक रूप से था, क्योंकि राजा के नीचे कौन होते थे? राजा तो हो गया हायर लेवल पे, इस नीचे होते थे मंत्री, और ग्रामीण स्तर पर कौन होते थे? मुखिया, जो भूमि पर अपना अधिकार मानते थे। तो पूर्ण प्रकार से पूर्ण नियंत्रण था, ये बात कहनी थोड़ी एक्सट्रीम हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। और संगम काल जनजातीय सरदारों का युग था, ये स्टेटमेंट सही है, तो डी गलत हो गया दोस्तों।
अगर डी गलत हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी ई, ए बी सी ई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 64 योगिनी टेम्पल। ओके, तो 64 योगिनी टेम्पल के बारे में पूछ रखा है। दे आर एसोसिएटेड विद कल्ट्स ऑफ शक्ति, मतलब वो शक्ति से संबंधित हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जनरली दीज टेम्पल्स आर इन शेप ऑफ एन ओपन सर्कुलर कोर्ट एनक्लोज्ड बाय, मतलब ओपन सर्कुलर कोर्ट एनक्लोज्ड बाय परिफेरल कोलोनेड विद चैपल्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी दोस्तों बिल्कुल सही दे रखी है, आप हिंदी में दे सकते हो इसको, हिंदी में। वे शक्ति संप्रदाय से संबंधित हैं, ये सही है। सामान्यतः ऐसे मंदिर खुले वृत्ताकार प्रांगण के आकार में होते हैं, जो छतरियों के साथ परिधीय स्तंभों से घिरा होता है। ऐसे छतरी होती है, मतलब ऊपर प्रांगण सर्कुलर होता है उनका। ऐसे मंदिर सामान्यतः मध्य भारतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। खजुराहो स्थित 64 योगिनी मंदिर की योजना दीर्घ वृत्ताकार है, मतलब इलिप्टिकल है। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि वो इलिप्टिकल नहीं है, वो है रेक्टेंगुलर, आयताकार है, इस शेप की है, ना कि इस शेप की। तो ये हो जाएगा गलत। इनमें 64 योगिनियों की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो डी को करो एलिमिनेट, तो अपना ऑप्शन आ जाता है ए बी सी ई, ए बी सी ई। ओके गाइज, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वल्लभाचार्य आर करेक्ट। तो जो वल्लभाचार्य हुई हैं उनके बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है। वे शैव संप्रदाय के पक्के प्रतिपादक थे, पहली ही स्टेटमेंट गलत दे रखी है, क्योंकि जो वल्लभाचार्य हुए हैं ये किससे संबंधित हैं, ये कृष्ण भक्ति से, ना कि शिव भक्ति से। तो ए स्टेटमेंट हो गई दोस्तों गलत। वे मथुरा के निकट जन्मे थे, ये स्टेटमेंट सही है। वह एक तेलुगु ब्राह्मण थे आंध्र प्रदेश से, ये स्टेटमेंट भी सही है दोस्तों। उन्होंने कृष्ण देव राय के दरबार का भ्रमण किया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। उनकी एक ऐश्वर्यता शुद्ध अद्वैतवाद के रूप में जानी जाती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद माना जाता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों ए बी ए सी ई। इसमें जो ऑप्शन दे रखे दोस्तों इन्होंने गड़बड़ी कर रखी है। इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए बी सी डी ई, लेकिन इन्होंने दे नहीं रखा। तो अगर इसके हिसाब से चले तो ये आना चाहिए इसका आंसर, बट जो एक्यूरेट है वो है ये बी सी डी और ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज फादर हसन खान, मतलब उनके पापा का नाम क्या था, हसन खान, was given responsibility to administer the परगना ऑफ। तो कौन सा मतलब परगना था जिस जो एडमिनिस्ट्रेड बाय शेरशाह था, वो था दोस्तों सासाराम और खवासपुर, दो, बी और डी। इसका आंसर आ जाएगा बी और डी। और बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब इसमें स्टेटमेंट पूछ रखी है क्या क्या। फारसी में इतिहास लेखन की शुरुआत इस्लामी दुनिया के पूर्वी भूमि में अरब भूभाषी बुद्धिजीवियों के उद्भव के कारण हुई थी, मतलब फारसी के इतिहास लेखन की शुरुआत इस्लामी दुनिया के पूर्वी भूमि में अरबी भाषा के बुद्धिजीवियों के उद्भव का। कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है दोस्तों स्टेटमेंट के इससे। अरब का और फारसी का इतने दूर दूर जो लैंड है उनका आपस में कोई संबंध ही नहीं था इतना खास।
तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। अबू सैद गिरदजी और अबुल फजल बेहाकी द्वारा फारसी में संकलित इतिहास दिल्ली सल्तनत के इंडो फारसी इतिहास का मॉडल था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत में यह परंपरा फख्र ए मुदाबिर द्वारा शुरू की गई थी। ये भी सही है। उनके दो साहित्यिक कार्य हैं, सरजा ए अंसाब और चिचनामा। चिचनामा कहाँ से आ गया इसमें? चिचनामा तो है ही नहीं। तो चिचनामा सिंध की हिस्ट्री से संबंधित है। और इसका जो अनुवादक है फारसी में, वो तो अबू बकर कूफी हैं। अबू बकर कूफी। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ए भी गलत है और डी भी गलत है। देखिए अब, ए गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, डी गलत हो गया, डी गलत हो गया, बच गया बस फर्स्ट। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following served as military contingent to protect northwest frontier from the Mongol invasion under Delhi Sultanate? तो दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए मतलब कौन कौन से सैनिक चौकियां बनाई गई थी, रक्षा की सैनिक चौकियां? दोस्तों ये थी लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर। देबल क्यों नहीं था? देबल तो दोस्तों सिंध का एक क्या था? सिंध का एक पोर्ट था, पोर्ट, जहां से विदेशी ट्रेड होता था, आयात निर्यात किया जाता था देबल से। तो ये सैनिक चौकी नहीं थी। तो इसका आंसर आएगा ए, सी और ई। ए, सी और ई। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर। ओके, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर के बारे में। हिंदी में देख लीजिए इसको, कि पितृसत्तात्मक नौकरशाही साम्राज्य मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताते हैं आपको। स्टीफन पी ब्लैक ने दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की प्रकृति का अध्ययन करने में इसका उपयोग किया है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये बात। पितृसत्तात्मक मतलब पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मतलब जो किंग है, मेल किंग है, फिर जो उसके मंत्री हैं नोबल हैं, और उसके बाद जो लो ग्रेड ऑफिसर होते थे, इनके बीच का जो संबंध बताया गया है वो बताया गया पैट्रियार्की मॉडल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी राजनीतिक रूपरेखा मैक्स वेबर के पितृसत्तात्मक राज्य संबंधी कार्य पर आधारित है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पितृसत्तात्मक वर्चस्व घरेलू मामलों में पितामह के प्राधिकार से व्युत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? फैमिली मतलब घर से शुरू होता है। जो पैट्रियार्कल सिस्टम है वो घर से शुरू होता है, मतलब कि घरेलू मामलों से शुरू होता है वो, शॉर्ट लेवल पे, कोज लेवल पे, मतलब रूट कोज लेवल पे। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट सी। नेक्स्ट, यह कार्यालय पद के प्रति आज्ञा पालन की मांग करता है, व्यक्ति के प्रति नहीं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों ये, कि जो मिनिस्टर होते हैं, नोबल्स होते हैं, वो किसके प्रति वफादार रहेंगे? वो किंग के प्रति रहेंगे। किंग एक ऑफिस है। किंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो नोबिलिटी की जो मतलब वफादारी है, रिगार्ड है, वो इस ऑफिस के प्रति है। इस ऑफिस पर जो बैठा है उसके प्रति नहीं है। ठीक है, ये क्या रखे स्टेटमेंट में, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सफलतापूर्वक शासन करने के लिए पितृसत्तात्मक शासक के पास वफादार अनुशासित सिपाही होने चाहिए। ये स्टेटमेंट वैसे तो सही है दोस्तों, लेकिन जो कोर थ्योरी है ये, इसमें ये नहीं आती स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
कि पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर। तो इसमें जो ये स्टेटमेंट दे रखी है सी, ये गलत दे रखी है और ये भी गलत है। ए बी डी, इसका आंसर आना चाहिए ए बी डी, ए बी डिविलियर्स, डिविलियर्स नहीं, ए बी डी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स अडोन द कोर्ट ऑफ जहांगीर? निम्नलिखित में से किन चित्रकारों ने जहांगीर का दरबार सुशोभित किया था? तो दोस्तों जहांगीर के टाइम पीरियड में थे बिशनदास, मोहम्मद मुराद और सैयद बेग, तीन पेंटर थे। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ए डी और ई, ए डी और ई बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों ये सेकंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आर्किटेक्चर से संबंधित है दोस्तों कि द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ तुगलक आर्किटेक्चर वाज स्लोपिंग वॉल्स। स्लोपिंग वॉल्स ऐसे ऐसे इसको कहते हैं स्लोपिंग वॉल्स। और क्या कहलाते थे? बटर। इट वॉज यूज इन ऑल बिल्डिंग्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ये दोस्तों एक्सट्रीम स्टेटमेंट जहां भी होती है मोस्टली गलत होती है। ऑल क्या रखा है ना यहाँ पे, तो बी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। द तुगलक यूज्ड ओनली ग्रे स्टोन, यहाँ पे भी एक्सट्रीम है, ओनली क्या रखा है, ओनली नहीं आना चाहिए था। ग्रे स्टोन यूज हुआ है, इसके अतिरिक्त और भी चीजें यूज हुई हैं, मार्बल हो गया जैसे, व्हाइट ग्रे स्टोन, तो ये गलत हो गया। बी भी गलत है, सी भी गलत है। In the building of Firoz Shah Tughlaq, rubble is finished by thick coat of lime plaster which was color washed। ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। और डेकोरेटिव मोटिव फाउंड इन ऑल, यहाँ पे भी ऑल पूछ रखा है, मतलब क्या रखा है इन्होंने, यहाँ पे भी स्टेटमेंट गलत होगी कि फिरोज शाह तुगलक की जितनी बिल्डिंग है वहाँ पर सजावट के लिए बेल और चेन यूज की गई है। नहीं दोस्तों, सारे जगह नहीं यूज कर रखी। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत हो गई? बी गलत है, सी गलत है और ई गलत है। तो इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों ए और डी, ए और डी। आप हिंदी में भी देख सकते हो। तुगलक स्थापत्य कला की आकर्षक विशेषता बेटर नाम की ढलवा दीवारें हैं, सही है। यह तुगलक राजवंश की सभी इमारतों में प्रयुक्त की गई है, गलत है। तुगलकों ने अपने भवनों में केवल भूरा पत्थर प्रयुक्त किया है, यह भी गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने भवनों में मलबा पर चूना प्लास्टर को मोटा लेप किया गया था जो बाद में रंग से धोया जाता था, ये सही है। और फिरोज शाह तुगलक ने सभी भवनों में पाई गई सजावटी नमूना घंटी और जंजीर है, ये गलत हो गया दोस्तों। तो ओनली ए एंड डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इन 1837 गोल्ड कॉइन्स वर इशूड इन नेम ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया 1837 में क्वीन बनी थी, लेकिन उसके साथ में ही गोल्ड कॉइन्स उनके नाम से जारी नहीं किए गए थे। तो ये स्टेटमेंट है दोस्तों, ये गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, इन 1840 द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन वर इशूड इन द नेम ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। In 1862, a new series of coins of all denominations and all three metals was issued with change devices। ये भी सही है दोस्तों। The coins continued to be maintained till 1872 or 1874 with constant date of 1862। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। In 1877, while retaining the general design used to coins so far, the word queen was substituted with word empress on the obverse। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि 1877 में क्वीन ने एम्प्रेस ऑफ इंडिया नामक टाइटल अपने साथ जोड़ लिया था। तो केवल एक स्टेटमेंट गलत है, वो है ए, और ए गलत है, तो इसका आंसर आना चाहिए बी सी डी। हिंदी में देख सकते हो आप इसको कि 1837 में महारानी विक्टोरिया ने के नाम के स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, गलत। 1840 में महारानी विक्टोरिया के नाम के स्वर्ण और रजत सिक्के जारी किए, सही।
ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following universities established on the basis of Wood's dispatch of 1854 were based on the model of London University? तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये तीन यूनिवर्सिटियां जो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 1857 में बनी थी। किसके मॉडल पे बनी थी? लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे। कब? और रिकमेंडेशन कब हुआ था? 1854 में वुड डिस्पैच से। तो ए बी सी इज करेक्ट आंसर। ए बी सी इज करेक्ट। बस। नेक्स्ट, which of the following statement regarding justice party? ओके, जस्टिस पार्टी के बारे में पूछ रखा है इन्होंने कि जस्टिस पार्टी गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र के साथ 1916 में बनाई गई थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये एंटी ब्राह्मण पार्टी थी, जस्टिस पार्टी थी जो। इस पार्टी ने कांग्रेस को ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन बताकर विरोध किया था। बिल्कुल किया था, क्योंकि इनका मानना यह था कि जो कांग्रेस है वो केवल ब्राह्मणों की पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस के जितने भी मेन लीडर्स थे उनमें ब्राह्मण कम्युनिटी है, उनके सबसे ज्यादा लोग थे। इसलिए इस पार्टी का ये मानना था कि ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन है कांग्रेस। तो नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में मद्रास विधायी परिषद में गैर ब्राह्मणों को 50 आरक्षित सीटें आवंटित की गई थी। ये दोस्तों बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया गया है। कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि नॉन ब्राह्मण्स को 50 रिजर्व सीट दी गई हैं मद्रास में। तो ये गलत हो गया, स्टेटमेंट सी गलत। 1920 में मंत्रालय का निर्माण जस्टिस पार्टी के कैरियर का उच्चतम बिंदु था। यस, बिल्कुल सही बात है। वो स्वराज्यों के हाथ 1926 में चुनावी पराजय के बाद 11 ब्राह्मणों ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस के सदस्य बन गई। बिल्कुल सही बात है। तो ओनली स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। तो सी अगर गलत है दोस्तों तो इसका आना चाहिए ए बी डी ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Urdu poetry has been responsive to all stages of national historical development. Which of the following poets embodied the national aspiration in the poems? तो जो ब्रिज नारायण चकबस्त हैं, ये भी बहुत रिनाउंड पोइट हुए हैं उर्दू में और नेशनलिस्ट पोइट हुए हैं। ये सही है दोस्तों। दुर्गा सहाय सरूर, ये भी सही है। हसरत मोहिनी, बिल्कुल सही। और मोहम्मद अली जोहार, ये भी सही है दोस्तों। केवल मीर हसन है जो ये गलत ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी डी। ए बी सी डी। नेक्स्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट पंचशील? पंचशील के बारे में कौन सा करेक्ट है कथन? बिल्कुल इजी है दोस्तों। इसमें इन्होंने 5 के 5 सही दे रखे हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। किसके बीच में है दोस्तों ये एक्ट, मतलब पैक्ट? इंडिया और चाइना के बीच में। तो हिंदी में देख सकते हो आप। पंचशील के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान, गैर घुसपैठ अनुल्लंघन, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, समानता और परस्पर लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो पांचों के पांचों बिल्कुल करेक्ट हैं। ये हो जाएगा इसका ए बी सी डी एंड ई, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, which out of the following are correct about provisional आजाद हिंद गवर्नमेंट? तो दोस्तों द प्रोविजनल आजाद हिंद गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड इज इट्स हेडक्वार्टर इन सिंगापुर। मतलब इसका हेडक्वार्टर था वो सिंगापुर में था। सही है दोस्तों ये स्टेटमेंट। सुभाष चंद्र बोस बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। एस अय्यर वाज मिनिस्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट। यस, कौन से मिनिस्टर थे दोस्तों ये थे एडवर्टाइजिंग एंड
प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। AC चैटर्जी वाज मिनिस्टर इन दिस गवर्नमेंट। AC चैटर्जी थे ये फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। और लक्ष्मी स्वामीनाथन वाज ए मिनिस्टर इन दिस कैबिनेट। यस, ये वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर थे दोस्तों, वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर। और साथ में जो रानी झांसी बाई नाम की जो पलटन थी उसकी हेड थी दोस्तों ये। तो सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ABCDE। नेक्स्ट, which out of the following are correct about R.G. Collingwood's theory of history? तो all history is history of process of events, ये गलत दे रखा है दोस्तों, क्योंकि इसने कहा है कि all history is the history of ideas, विचारों का इतिहास ही इतिहास है सारा का सारा। ए स्टेटमेंट तो गलत हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। हिस्ट्री इज कंसर्न विद पर्पजफुल एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल, ये सही स्टेटमेंट है। हिस्टोरियंस मेथड इज डिटेक्टिव मेथड, मतलब जासूसी का मेथड है जो हिस्टोरियन का मेथड होता है, ये भी बिल्कुल सही है। द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज थ्रू रीइनैक्टमेंट ऑफ द थॉट्स ऑफ पास्ट एक्टर्स इन द माइंड्स ऑफ द हिस्टोरियन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज रेडिकल हिस्टोरिसिज्म, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो BCDE हिंदी में और देख सकते हो आप कि जो समस्त इतिहास है वो घटनाओं की प्रक्रियाओं का इतिहास है, नहीं वो विचारों का इतिहास है, आइडियाज। ये गलत है, बाकी सही है। इतिहास व्यक्तियों के उद्देश्य पर कार्यों का संबंधित है, सही। इतिहासकार की विधि किसी जासूस की विधि के समान है, ये भी सही है। इतिहास का लेखन इतिहासकार के मस्तिष्क के अतीत के कार्यकर्ताओं लोगों के विचारों को पुनः अधिनियम के माध्यम से होता है, ये भी सही है। उनका इतिहास दर्शन चरम इतिहासवाद के रूप में निरूपित किया गया, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है BCDE। नेक्स्ट, which out of the following are emphasized by postmodernism? तो दोस्तों ये जितने भी दे रखे हैं ये सभी पोस्ट मॉडर्निज्म के फीचर्स हैं। हिंदी में देख लीजिए आप। उत्तर आधुनिकतावाद द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया जाता है? ये हिस्टोरियोग्राफी का क्वेश्चन है और सभी के सभी उत्तर आधुनिकवाद के फीचर हैं दोस्तों। और इसका आंसर आ जाएगा फिर क्या? ABCD पढ़ लीजिए। वैसे बहुआयामिता, विखंडीकरण, अनिरंतरता, अंतर्विमीयता और अल्पकालिकता। नेक्स्ट, ये बुक्स एंड अथर पूछ रखे हैं, बिल्कुल आसान है। नीतिसार किसकी है? यह कामंदक की, A4। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य किसका है? यह नाय चंद्र सूर्य का। और नीति शास्त्र शुक्र, और नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी। तो A4B3, A4B3 आ गया आंसर। C2 और D1 करेक्ट। हिंदी में देख सकते हो। नीतिसार कामंदक, नीति शास्त्र शुक्र, हमीर महाकाव्य न्यायचंद्र सूरी और नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसमें मिनिस्टर दे रखा है और फंक्शन बता रखे हैं उनके। सही मिलान करना है, सही मिलान करेंगे ऐसे। अक्षपटलाध्यक्ष है जो, ये होता है रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिसर, मतलब ये लेखाकार होता है। रूपदर्शिका, ये होता है इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स, मतलब कि सिक्कों को जांचने वाला। समाहर्ता, समाहर्ता फाइनेंस का काम होता है इनका। और पोतवाध्यक्षा, ये होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। हिंदी में देखते हैं कहाँ पे। हाँ ये रहा।
जो अक्ष पाताल रक्षा है वो है दोस्तों अभिलेख सह लेखा परीक्षा अधिकारी। रोपदर्शका ये है सिक्कों का निरीक्षक। पोताशध्यक्ष ये है मापतोल का। और समाहर्ता है वित्त गृह मंत्री। तो A2 B4 A2 B4 C3 और D1 ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। कोनोग्राम में शब्द उनसे अभिप्रेत संख्याएं। ओके, कर कर मैंने होता है हाथ, हाथों की संख्या कितनी होती है? 2 A2। भूमि पृथ्वी, पृथ्वी की संख्या कितनी है? 1, तो इसका गया 1। वेद कितने हैं? वेद हैं 4। और लोक विश्व, पाताल लोक, पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक, 4 हो गया, मतलब 3 हो गए हैं। तो A1 सॉरी A3 B1 ये हो गया आंसर 2। नेक्स्ट, मंदिर और उनका स्थान बताना है दोस्तों। जो दशावतार टेम्पल है, दशावतार, उसके बाद महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। जो लक्ष्मण मंदिर है ये है सिरपुर में। मेघोती मंदिर है ये है एहोल में। और नचना कुठार का दशावतार मंदिर और देवगढ़ का महादेव मंदिर। दशावतार टेम्पल शायद, सॉरी, दशावतार टेम्पल है ये है देवगढ़ में और महादेव मंदिर है ये है नचना कुठार में। तो ए का हो गया थर्ड, ए थर्ड बस ए थर्ड B1 C2 D4। दशावतार हो गया देवगढ़ में। B1 महादेव मंदिर नचना कुठार, लक्ष्मण सिरपुर। C4 आना चाहिए, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में। C4 देखिए फिर कहाँ पे है। C4 दे रखा है इनमें। ओके ओके, तो ये आ गया इसका A3 B1 C4 और D2। ये नहीं आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाजी विश्वनाथ, ओके, पेशवा दे रखे हैं और उनके कार्य दे रखे हैं। जो बालाजी विश्वनाथ थे ये थे पूना के सभासद के रूप में भी कार्य किया था इन्होंने। और आपने बसीन की संधि तो पढ़ी होगी पहले ही। ये किसके साथ हुई थी? बाजीराव टू के साथ। और बाजीराव फर्स्ट हिंदू पद पादशाही के विचार को प्रचलित किया था इन्होंने। और बालाजी बाजीराव इन्होंने क्या कराया था? तुलाजी अंग्रिया के अधीन मराठा नौसेना के दमन में अंग्रेजों की सहायता की थी इन्होंने। ओके, तो इसका आंसर आना चाहिए दोस्तों ए का हो गया। ए का क्या हो गया? ए का हो गया 2। बी का हो गया थर्ड और सी का हो गया दोस्तों 4 और डी का हो गया फर्स्ट। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो ये हो गया अपना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारी दे रखा है और उसका कार्य बताना है। जो अयागार होता है, अयागार होता है ग्राम सेवक। रेड्डी, रेड्डी जो कम्युनिटी है साउथ इंडिया में बहुत पावरफुल है। और रेड्डी कौन होते थे? ये होते थे मुखिया, हेडमैन। और
कारनाम कर्णम ये होते थे किराएदार, और कुडिमकल ये होता था, कुडिमकल होता है ग्राम लेखाकार। तो देखिए क्या होता है इसका आंसर, A2 A2 C4, A2 C4। और A2 C4 दोनों में दे रखा है यहाँ पे देखो। और डी हो गया फर्स्ट, कुडिमकल ग्राम लेखाकार। ये आई थिंक डी है जो कुडिमकल है, ये होता था किराएदार। तो डी का आना चाहिए दोस्तों 3, D3। तो D3 आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ये। और कारनाम कर्णम होता था, ये होता था ग्राम लेखाकार, ना कि किराएदार। ओके, आंसर आएगा इसका A2 B1 C4 D3। कुडिमकल होता है किराएदार। सॉरी पहले के लिए, आप इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन कई बार। ओके, नेक्स्ट। इसमें भी दोस्तों सही मिलान करना है। जो ख्याल होता है, ख्याल क्या होता है, ये होती है सैनिक टुकड़ी A3। अमीर-ए-दाद, अमीर-ए-दाद कौन होता था, ये होता था दोस्तों सैन्य न्यायाधिकारी। तो A3 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 बस इसमें है। तो B4